5 दोस्त जो सिर्फ साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो एक ऐसे घर को चुन लेते हैं अपने रहने के लिए जो उनके रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस घर में वो रहने जा रहे हैं वो घर उनके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। जिस रात उन्होंने पहली बार अपने घर में पार्टी की, उसी दिन कोई और भी उनके घर में आ गया था, एक ऐसा मेहमान जो उनके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा खौफ जिससे जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन ही था। साल 2026, राजस्थान के कोटा शहर का एक जाना माना कॉलेज, वहाँ पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे 5 स्टूडेंट्स। और आखिरकार 4 साल बाद में वो दिन आ ही गया जिसका हर एक स्टूडेंट को बेसब्री से इंतजार होता है, प्लेसमेंट का दिन। पूरे कॉलेज का माहौल उस दिन अलग ही रहता है। कहीं पर खुशियाँ होती है तो कहीं पर टेंशन कि इतने दिन दोस्त साथ में रहे, अब उन्हीं दोस्तों से बिछड़ना पड़ेगा। लेकिन उनमें से 5 दोस्त बहुत खुश थे। आरव, विराज, कबीर, अनन्या और सिया। 4 सालों में से एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिस दिन वो पांचों साथ ना रहे हो। क्लास हो या कैंटीन, हमेशा वो लोग साथ में ही रहते। प्लेसमेंट का रिजल्ट आता है, लेकिन ये अच्छा था कि पांचों की नौकरी जयपुर में ही लगी थी। 2 की मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर और 3 की एक दूसरी कंपनी के अंदर। लेकिन रहने तो वो पांचों जयपुर में ही थे। ये उनके लिए एक बहुत अच्छी बात थी। मतलब किस्मत भी यही चाहती थी कि वो लोग कभी भी अलग ना हो। कॉलेज खत्म होते ही सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाने की तैयारी कर ही रहे थे। लेकिन उसी शाम विराज बैठे बैठे बोलता है कि यार, अगर हम लोग अलग अलग रहने के लिए चले गए तो हमारा भी यही हो जाएगा कि कभी कॉल पे बात हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। मतलब हमारे कॉन्टेक्ट्स एकदम खत्म हो जाएंगे, इतने ज्यादा नहीं रहेंगे जितना हम लोग अभी साथ में रहते हैं, उतना हम साथ में नहीं रह पाएंगे। पांचों जने काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ेगा। तभी उतने में आरव बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम लोग सही मानो तो हम वैसा कर सकते हैं। वो बताता है कि जयपुर से लगभग 5 किलोमीटर ही दूर मेरे दादाजी ने एक घर खरीदा था, लेकिन वहाँ पर हम कभी रहने के लिए गए नहीं। लेकिन अगर हम चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ से हमारी कंपनीज भी इतने ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। सिया बोलती है कि लेकिन वहाँ पर कोई रहता क्यों नहीं है और तुमने उसे रेंट पर क्यों नहीं दिया? तो आरव ने बताया कि दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि हम उस घर को रेंट पर दें, और हमारी फैमिली का तो तू जानती है कि वो सारे गंगानगर रहते हैं, इसीलिए कभी मौका ही नहीं मिला उस घर में जाने का। अब मौका है तो क्यों ना हम लोग साथ में रहें। लेकिन बस इतना है कि घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, हमें घर का रिनोवेशन करवाना पड़ेगा, थोड़ा पेंट वगैरह करवाना पड़ेगा, फर्नीचर लगवाना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल है। और सबसे अच्छी बात, हमें रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि वो सब लोग साथ में ही रहेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे उन लोगों के साथ में क्या क्या होने वाला है। लगभग 2 हफ्ते बाद में वो लोग अपने अपने घर जाकर जयपुर पहुंच चुके थे। वो सब लोग टैक्सी करते हैं और वहाँ से आरव के उस घर के लिए निकल पड़ते हैं। उसका घर जयपुर से लगभग 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे था, इसीलिए वो लोग पक्की सड़क को छोड़कर एक संकरी से सड़क पे आ जाते हैं। वहाँ पर आसपास इतने सारे लोग नहीं थे और इतने ज्यादा घर भी नहीं थे। दूर दूर तक सिर्फ बड़े बड़े पेड़ ही दिखाई दे रहे थे और उसी बीच में बना हुआ था आरव का वो घर। देखने में बहुत ही पुराना सा लग रहा था और दिख रहा था कि उसे रिनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फाइनली वो लोग घर के अंदर जाते हैं। लेकिन उनमें से जो अनन्या थी वो थोड़ा हनुमान जी को ज्यादा मानती थी, इसीलिए जैसे ही वो अंदर आती है उसे फील होता है कि थोड़ा सा अजीब है। तो वो सोचती है कि शायद घर पुराना है, इस वजह से उसे ऐसा लग रहा है। तो फाइनली वो लोग घर के कामों में लग जाते हैं और कुछ ही दिनों में घर पूरी तरीके से एकदम अच्छा हो जाता है। पेंट वगैरह सब कुछ एकदम अच्छा हो गया था, फर्नीचर करवा लिया था, घर के सामान भी ले आए थे, सब कुछ। और धीरे धीरे उन्हें उस घर की आदत भी होने लग गई थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। और थोड़े ही दिनों बाद में अनन्या के फोन पर कॉल आता है कि उसकी दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसे उसी टाइम वहां से अपने गांव के लिए निकलना पड़ता है। वो 2-3 दिन के लिए अपने गांव जा रही थी। तभी सिया हंसी मजाक करते हुए बोलती है कि तुम जल्दी वापस आ जाना, वरना ये लोग इस पूरे घर को क्लब बना देंगे। सारे लोग हंसने लग जाते, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या का उस दिन उस घर से जाना सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। शाम के लगभग 7:30 बजे विराज ऑफिस से घर पर आता है। वो आते ही सबको बोलता है कि यार आज पार्टी करते हैं ना, क्योंकि जब भी अनन्या घर पर रहती थी तब वो पूजा पाठ में लगी रहती थी और वो इन सबको ना तो नॉनवेज खाने देती थी और ना ही ड्रिंक करने देती थी। लेकिन चारों जने ड्रिंक वगैरह करते थे, नॉनवेज भी खाते थे, लेकिन वो अनन्या के सामने ये सब नहीं करते थे कि इसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। लेकिन अब अनन्या घर पर नहीं थी।
मतलब वो पार्टी कर सकते हैं, वो नॉन वेज खा सकते हैं, वो ड्रिंक कर सकते हैं। और फिर क्या था, सब लोग मान गए। उनके घर से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर ही एक छोटा सा मार्केट था। वो लोग वहाँ पे जाते हैं। वो सबसे पहले तो मीट शॉप जाते हैं, वहाँ से चिकन लेते हैं, कुछ मसाले लेते हैं और विराज शराब की बोतलें लेने के लिए चला जाता है। दुकान का मालिक एक 60 साल का बूढ़ा आदमी था। वो उनको बोतलें देते हुए बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पे नए आए हो क्या? वो बोलते हैं कि हाँ, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। वो बूढ़ा आदमी कुछ देर तो उन्हें देखता है और फिर एक छोटी सी पुड़िया के अंदर नमक डालकर उन्हें देता है। आरव पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो बताता है कि इतनी रात को अगर तुम ये मांस अपने घर पर लेकर जाओगे और रास्ता इतना ज़्यादा सुनसान है तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ साथ कोई और भी तुम्हारे साथ चला जाए। लेकिन उतने में आरव जोर जोर से हंसने लगता है और बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं कि हम इंजीनियर्स हैं, हम ये सब बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और बातों बातों में ही वो उस पुड़िया को वहीं पर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो अपने घर से थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ होता है। वो उसके नीचे से होते हुए अपने घर पे जाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी बरगद के पेड़ से कोई और भी उनके साथ हो लिया है। उस टाइम विराज के हाथ में सामान थे, पीछे की तरफ आरव और सिया और लास्ट में कबीर चल रहा था। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे और वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो फोन की रोशनी से ही अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ता भी काफी ज्यादा कच्चा था। कबीर जो सबसे पीछे की तरफ चल रहा था, उसे एहसास होता है कि उसके साथ साथ उसी के कदम से कदम मिलाकर कोई उसके पीछे की तरफ चल रहा है। अगर कबीर तेज चलता तो वो भी उसके पीछे पीछे तेज चलने लग जाता, अगर कबीर धीरे चलता तो वो भी धीरे धीरे चलने लग जाता। वो काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। कबीर अपने दोस्तों को बोलता है, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन तभी आरव बोलता है कि ये सब कुछ उस बूढ़े आदमी की बातों का असर हो रहा है तुझ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि उसके साथ साथ कोई तो चल रहा है, लेकिन अब वो सबसे पीछे नहीं चलता, वो उन सभी लोगों के बीच में जाकर चलता है, तो उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है। फाइनली वो लोग घर पे पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आते ही माहौल एकदम बदल गया। बहुत तेज तेज वो लोग म्यूजिक बजाने लगे। सिया और आरव किचन में जाके खाना बनाने लगे, सैलेड्स बनाने लगे। विराज ड्रिंक्स को रेडी कर रहा था, लेकिन कबीर अभी भी एकदम खामोश बैठा था। वो बार बार खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरे की वजह से वो कुछ भी क्लियर नहीं देख पा रहा था। करीब 11 बजे तक खाना एकदम रेडी हो गया था। चारों जने टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि विराज बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रहा है, जैसे कि पिछले कई दिनों से उसने खाना खाया ही ना हो। वो उन मांस के टुकड़ों को एकदम नोच नोच के खा रहा था, जैसे कि कोई जंगली जानवर खाता है। सिया ने ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया कि तुम आराम से खा लो, कोई भी तुमसे खाना छीन नहीं रहा है। लेकिन विराज एकदम से सिया को देखता है और वापस खाना खाने लग जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे वो पहले खा रहा था। सभी को उसका ये बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं और माहौल फिर से एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो विराज था वो अभी भी सिर्फ नॉन वेज ही खाया जा रहा था। अब चिकन एकदम खत्म हो चुका था। विराज बोलता है कि और है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं। लेकिन विराज बोलता है कि नहीं, मुझे और खाना है। आरव उसे समझाता है कि हम कल और ले आएंगे, आज तो इतना ही है। लेकिन विराज ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मुझे चिकन खाना है, मुझे चिकन खाना है। सभी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उस टाइम तक विराज ने ड्रिंक भी नहीं की थी, तो फिर वो ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहा है। जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे बदलता जा रहा था, एकदम लाल। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कई दिनों से सोया ही नहीं हो। काफी देर तक वो सबको घूरता रहता है और फिर एकदम से वो शांत होकर बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। सब लोग हंसने लग जाता है। फाइनली थोड़ा सा टेंशन कम हुआ। 1 बजे वो सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। अब माहौल एकदम शांत था, सिर्फ बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कुछ नहीं। लेकिन तभी लगभग 3:30 बजे कबीर की एकदम से आँख खुल जाती है। उसे ऐसा फील होता है कि घर के बाहर कोई चल रहा है। तो पहले तो वो ये सोचता है कि शायद विराज होगा, पानी पीने के लिए उठा होगा, लेकिन वो आवाज कई देर तक पूरे घर में घूमती रहती है। तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो अपने कमरे से बाहर की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो वापस आकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में उसे फील होता है कि उसके दरवाजे का गेट कोई खटखटा रहा है।
वो गेट खोलता है लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो वापस आकर सो जाता है। अगले कई दिनों तक ये सारी चीजें रिपीट होती है। उसे बार बार ऐसा फील हो रहा था कि पूरे घर में कोई चल रहा है। ठीक उसी टाइम पर लगभग 3:30 बजे एक दिन वो सुबह अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है, लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। ये सारी आवाजें सिर्फ कबीर को ही सुनाई दे रही थी। वो बोलते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उस बूढ़े आदमी ने तो बस ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन तू तो उसको सीरियस लेके बैठ गया। और वैसे भी इस घर के अंदर कभी कभी खिड़कियां खुली रह जाती है, तो हो सकता है कि कोई बिल्ली अंदर आ जाती हो। तो इतना ज्यादा मत सोच, बस अपने काम पे ध्यान दे। लेकिन उसी दिन दोपहर में अनन्या वापस अपने गांव से घर आ जाती है। जैसे ही वो उस घर को देखती है उसे बहुत ही अजीब लगता है। तो टैक्सी वाले भैया उससे पूछते हैं कि मैडम आपको यहीं पे उतरना है या नहीं उतरना है। वो टैक्सी वाले को पैसे देती है और घर के अंदर आती है। लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसे घर का टेम्परेचर बहुत ही कम लगा और बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी उसे उस घर से। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इन दिनों। पहले तो उसे ऐसा फील नहीं हुआ। जब उन्होंने घर का रिनोवेशन कर लिया था उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक था, तो अभी ये सब क्या हो रहा है। सिया दौड़कर अनन्या के पास आती है, उसे गले लगाती है और बोलती है कि आ गई पंडितायन। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अनन्या पूजा पाठ वगैरह काफी ज्यादा करती थी, लेकिन उस टाइम अनन्या ने सिया को या फिर किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने ऑफिस से घर आ जाते हैं। सिया ने सबके लिए चाय बनाई और सब लोग चाय पी रहे थे। लेकिन तभी अनन्या पूछती है कि मेरे जाने के बाद में यहाँ पर कुछ किया था क्या तुम लोगों ने। तो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली आरव बोलता है कि हाँ, बस एक छोटी सी पार्टी की थी। अनन्या बोलती है फिर तो ड्रिंक्स भी किए होंगे। विराज बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा। अनन्या बोलती है नॉन वेज भी लाए होंगे। सबने हाँ में सिर हिलाया। सिया ने कहा कि तुम्हें बुरा लगता है इसीलिए हम तुम्हारे सामने ये सब नहीं करते हैं। वो सभी की तरफ देखती है और बोलती है उस रात के बाद से शायद इस घर के अंदर कुछ बदल गया है। मुझे यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा है। उतने में विराज जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है क्या यार, तुम भी कबीर की तरह बातें कर रही हो। ये भी पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही फालतू की बातें कर रहा है। मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा और ना ही सिया और आरव को। बस तुम दोनों को ही पता नहीं क्या फील हो रहा है। लेकिन अब कबीर अकेला नहीं था जिसे अजीब फील हो रहा था। अनन्या को भी सेम वही फील हो रहा था जो कबीर के साथ हो रहा था। और रात को जब सब लोग सोने चले गए 3:30 बजे फिर से वही चीज हुई जो पिछली कई रातों से हो रही थी। लेकिन इस बार सिर्फ कबीर को ही नहीं, अनन्या को भी उन पैरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसकी इन आवाज से नींद अचानक से खुल जाती है। सिया उस टाइम पे उसके पास ही सो रही थी, लेकिन उसने सिया को जगाना सही नहीं समझा। जैसे ही वो गेट खोलती है बाहर कुछ भी नहीं था। माहौल एकदम शांत हो जाता है। वो वापस अपने कमरे में आती है, गेट बंद करती है, लेकिन तभी सामने वाली खिड़की खुली थी और वहां से एकदम से बहुत सारे कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि 4-5 कुत्ते एक घेरा बनाकर भौंक रहे हैं और उसके बीच में खड़ा है एक आदमी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से अनन्या उसका चेहरा एकदम सही से नहीं देख पा रही थी। लेकिन उसने एक चीज जरूर नोटिस की, उस आदमी की आंखें इस तरह से चमक रही थी जैसे कि किसी जंगली जानवर की चमकती है। वो उसकी आंखों को एकदम क्लियर देख पा रही थी। वो इस सब से काफी ज्यादा डर जाती है और फटाफट से खिड़की बंद करती है और बेड पर आकर सोने की कोशिश करती है। लेकिन अभी उसको कुछ ही टाइम हुआ था कि तभी उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है और वो अपने ऊपर की तरफ देखती है कि वहां पर एक आदमी एकदम सीधा उसके सामने की तरफ है। उसका चेहरा एकदम जला हुआ और आंखें एकदम लाल। अनन्या बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। उसका शरीर बहुत ज्यादा कांपने लगता है। वो सिया को जगाना चाहती है, लेकिन उस टाइम पे उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जो भी एंटिटी थी वो उसे उसके शरीर पर कंट्रोल करने ही नहीं दे रही है। उस एंटिटी ने अनन्या के शरीर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। अनन्या ने कैसे भी करके आंखें बंद की और मन ही मन के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। कुछ ही देर होती है, वो फाइनली अपने शरीर पर कंट्रोल पा लेती है। लेकिन ये सब कुछ उसका एक सपना बिल्कुल भी नहीं था। अनन्या हांफते हुए जल्दी से बेड पर से उठती है और लाइट जलाती है, लेकिन अब उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। और जब वो खिड़की के बाहर देखती है तो उस टाइम वहां पर भी उसे कोई भी नहीं दिखता है। इतने में सिया की नींद भी खुल जाती है। वो अनन्या से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने इतनी रात को लाइट क्यों जला रखी है। अनन्या उस टाइम सिया को कुछ नहीं बताती है और वापस सो जाती है।
और जैसे ही सुबह होती है, अनन्या सभी को उसके साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि अब हम इस घर के अंदर सिर्फ 5 लोग नहीं है, बल्कि एक ऐसी एंटिटी भी यहाँ पर आ गई है जो कि हमारी जान भी ले सकती है। वो बताती है कि उसके साथ में पिछली रात को क्या क्या हुआ था, कैसे वो एंटिटी उसके एकदम सामने थी और उसका अपने शरीर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। सब लोग इस बात को एक मजाक की तरह लेते हैं, लेकिन अनन्या बोलती है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो एक बार मेरे साथ कमरे में चलो। वो सारे लोग अनन्या के साथ कमरे में जाते हैं और जहाँ पर अनन्या सो रही थी उसके जस्ट बेड के पास में वो देखते हैं वहाँ पर कुछ काले रंग की बूंदें पड़ी हुई है जो कि उसी आदमी में से निकल रही थी। जब आरव ये चेक करता है तो बताता है कि यार यहाँ पर ये ऐसी बूंदें क्या कर रही है। वो एकदम ऑयल जैसी थी और बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी उसमें से। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उस टाइम पे सब लोग अपने अपने ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहे थे, तो वो इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान ना देकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उस दिन सभी के मन में एक अजीब सी चिंता आ गई थी कि आखिर इस घर के अंदर ये सब चल क्या रहा है। पहले कबीर को, फिर अनन्या को भी ये सारी चीजें फील होने लगी थी। किसी का भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। कबीर भी बार बार इसी के बारे में सोचा जा रहा था। अनन्या लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रही थी और सिया बस खुद को ही समझा रही थी कि ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। लेकिन आरव के दिमाग में एक बात बार बार घूमे जा रही थी। जब वो छोटा था तब उसके दादाजी ने उसे कई बार बोला था कि उस घर के पीछे जो पेड़ बना हुआ है, अगर तुम वहां पर कभी भी जाओ तो उस पेड़ के पास में कभी मत जाना। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए तो उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि दादाजी ने मना किया था उस पेड़ के आसपास जाने के लिए। लेकिन वो लगातार उसी रास्ते से आ जा रहे हैं जहाँ पर वो पेड़ है। करीब 7:30 बजे सब लोग ऑफिस से घर पर आ चुके थे, लेकिन तभी विराज जल्दी से घर के अंदर आता है, अपना बैग फेंकता है और किचन में जाता है और किसी चीज को ढूंढने लगता है। सिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं दे देती हूँ। तो विराज बोलता है कि मुझे नॉनवेज खाना है जो हमने उस दिन खाया था। लेकिन सिया बोलती है कि लेकिन वो तो खत्म हो गया था ना। तो विराज बोलता है लेकिन तुम लोगों ने तो कहा था कि हम अगले दिन लेकर आएंगे, लेकिन तुम लोग चिकन नहीं लेकर आए, मुझे चिकन खाना है। वो फिर से उसी तरीके की हरकतें करने लग गया था जैसा वो उस दिन कर रहा था। आरव बोलता है कि देख विराज, अगर तू फिर से मजाक कर रहा है तो रुक जा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंशन में हैं। लेकिन अब विराज उसकी तरफ एक टक देखे जा रहा था। वो उसकी कॉलर तक पकड़ लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नॉनवेज खाना था। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं विराज के इस वाले रूप को देखकर। उसकी आंखों में गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अनन्या को समझ में आ गया था कि विराज ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वो मन ही मन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, लेकिन वो सिर्फ मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। विराज ने अनन्या को बहुत ही गुस्से वाली नजरों से देखा और हॉल की तरफ भाग गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से उसे तकलीफ हो रही हो। वो हॉल में जाकर सोफे पर बैठ जाता है और जोर जोर से यही बोलने लगता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे चिकन खाना है। और जिस टाइम पे वो ये सब बोल रहा था उसने अपनी गर्दन को एकदम अपने राइट साइड में मोड़ लिया, एकदम उस तरह जिस तरह कोई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं मोड़ सकता था। आरव और कबीर विराज के पास गए और उसे संभालने लगे। उसका शरीर बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था। कुछ ही देर बाद में विराज वापस से नॉर्मल हुआ। उसने इधर उधर देखा और पूछा कि क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पिछले कुछ मिनटों में उसने जो किया है उसके बारे में कुछ पता ही ना हो। आरव बोलता है कि तू क्या पागल है क्या, तू कैसी हरकतें करने लग जाता है। तो विराज बोलते हैं लेकिन मैंने क्या किया। तो आरव उसे पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता है। विराज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बोलता है कि शायद मैंने ऐसे ही कर दिया होगा, मैं मजाक कर रहा था। लेकिन अनन्या समझ चुकी थी कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस रात विराज को छोड़कर जितने भी लोग थे वो सब डर जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि विराज को आज उसके कमरे में ही सोने देते हैं, उसके पास कोई नहीं सोएगा और वो लोग एक ही कमरे में एक साथ सोएंगे। फाइनली वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। विराज अपने कमरे में सो रहा होता है और बाकी लोग एक दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को एहसास होता है कि विराज के कमरे से बहुत ज़्यादा खटपट की आवाज़ें सुनाई दे रही है, बहुत ही अजीब सी बातें भी सुनाई दे रही है जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे के अंदर कोई तो है जो विराज से बात कर रहा है। वो लोग कैसे भी करके हिम्मत करते हैं और विराज के कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गेट को खोलने की कोशिश करते हैं गेट खुल ही नहीं पा रहा था।
लेकिन अंदर की आवाजें इतनी तेज थी कि शायद विराज को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उस कमरे के एक छोटे से होल में से अंदर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। तभी आरव देखता है कि जो विराज है वो अलमारी के ऊपर की तरफ बैठा है और अपने पंजों के सहारे बैठा हुआ है। उसका चेहरा एकदम उस तरह से लग रहा है जैसे एकदम जला हुआ, सेम उसी तरीके से जैसा उस दिन अनन्या ने देखा था। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ हो जाता है। लेकिन तभी कबीर अंदर की तरफ देखता है, लेकिन उसे तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। विराज आराम से अपने बेड पर सो रखा था। वापस देखा तो वो सेम उसी तरीके से उसे दिखाई दे रहा था, अलमारी के ऊपर बैठे हुए। धीरे धीरे अंदर से ऐसी गुर्राने की आवाजें आने लग गई थी जैसा किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कमरे के अंदर कोई जंगली जानवर आ गया हो। अनन्या भागकर अपने कमरे में गई। उसने अपने बैग में से हनुमान जी की तस्वीर निकाली और विराज के गेट के पास आकर जोर जोर से हनुमान चालीसा को पढ़ने लगी। और थोड़ी ही देर बाद में वो आवाजें एकदम शांत हो गई और गेट भी अपने आप खुल गया। जैसे ही वो लोग अंदर गए, वो देखते हैं कि विराज तो आराम से सो रहा है। उन्होंने जल्दी से विराज को उठाया और पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ था उन सब के बारे में बताया। लेकिन विराज को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसी दिन सबने डिसाइड किया कि हम कल सुबह ही मंदिर जाएंगे और ये जो कुछ भी हो रहा है उन सब का सॉल्यूशन करवाएंगे। अगले दिन सभी ने अपने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो पांचों जने मंदिर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर पहुंचते हैं, विराज के सर में अचानक से काफी तेज दर्द शुरू हो जाता है। विराज हनुमान जी की मूर्ति की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वो अंदर तो जाना चाहता है, लेकिन उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो उसे अंदर जाने से रोक रही हो। वो हनुमान जी की मूर्ति की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे वो हनुमान जी से भीख मांग रहा हो कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन उसके अंदर जो भी एंटिटी थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, वो उसे अंदर जाने नहीं दे रही थी। लेकिन तभी वहां के एक पंडित जी उन्हें देख लेते हैं। जब वो सब लोग उसे अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो पंडित जी उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि इसे अंदर मत लेके आओ, वरना इसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। इसके अंदर जो भी एंटिटी है वो इसे मार भी सकती है। पंडित जी आरव को अपने साथ लेकर जाते हैं। वो आरव से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ रहते हो। आरव उन्हें अपनी जगह के बारे में बताता है। पंडित जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर के बाहर कोई बरगद का पेड़ है। हाँ, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता। पंडित जी बताते हैं कि तुमने उस घर के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें उस घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें उस घर के अंदर आने के लिए मना नहीं किया। आरव बताता है कि दादाजी अभी इस दुनिया में नहीं रहे और पापा ने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी वो पंडित जी बोलते हैं उन्हें कुछ पता होगा तब वो बोलेंगे ना। पुजारी ने बताया उस लड़के के ऊपर एक पुराने जिन का साया है। आरव बहुत ज्यादा घबरा जाता है ये सब कुछ सुनकर। दूसरी तरफ विराज अभी भी अजीब हरकतें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस मंदिर के अंदर आते ही उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। इससे पहले कि आरव उनसे इस बारे में और भी कुछ पूछता, दूसरी तरफ विराज बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। आसपास के 2-3 पुजारी उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पुजारी उन्हें बोलते हैं कि इसे उस कमरे के अंदर लेकर जाओ। वो लोग कैसे भी पकड़कर विराज को उस कमरे तक लेकर जाते हैं और उसे उस कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। उस कमरे के अंदर पूजा वगैरह की हुई थी, इसीलिए उस कमरे के अंदर आते ही उसकी शक्तियां थोड़ी कम होने लग गई थी। वो कमरे के एक कोने में ही जाकर बैठ गया। बाहर से उन लोगों ने दरवाजे को बंद कर दिया। आरव और बाकी सब लोग पुजारी के पास आते हैं और उनसे इन सब के बारे में पूछते हैं कि आखिर अब उसे इस जिन से छुटकारा कैसे मिलेगा। पुजारी अपनी अलमारी में से एक तस्वीर निकालते हैं और वो उन्हें दिखाते हैं। वो एक घर की तस्वीर थी, उसी घर की जिसमें अभी आरव और उसके दोस्त रह रहे थे। आरव बोलता है कि ये तस्वीर आपके पास कहाँ से आई। वो बताता है कि ये तस्वीर तुम्हारे दादाजी ही मेरे पास लेकर आए थे। तुमसे पहले वो घर एक जमींदार का था, रुद्र प्रताप, जो कि एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन फिर भी उसे तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के लिए काफी ज्यादा जुनून था। उसे पहले सिर्फ शौक था, लेकिन बाद में उसके लिए ये सब एक जिद बन गया था। रुद्र ने धन और संपत्ति पाने के लिए ऐसी शक्तियों के साथ में संपर्क करना शुरू कर दिया था जो इंसान को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अनन्या ने पूछ ही लिया कि आप कहना क्या चाहते हैं। पुजारी ने बताया कि उसने एक जिन का अनुष्ठान किया था। उसने एक जिन को बुला लिया। उस जिन ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी की, पैसा, शोहरत, जमीन, सब कुछ। लेकिन हर एक सौदे की एक कीमत होती है। वो शक्ति वापस नहीं जाना चाहती थी, वो वहीं की होकर रहना चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे उस घर के लोग गायब होने लगे थे। कैसे, पता नहीं। रुद्र को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इन सब के पीछे उसी जिन का हाथ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अगर वो बोलता
तो शायद गांव के लोग उसे मार देते। धीरे धीरे पूरे गांव में से लोग गायब होने लगे थे, सिर्फ और सिर्फ उस जिन के डर की वजह से। और एक दिन रुद्र भी अपने ही घर में मरा हुआ मिला। कैसे, आज तक पता नहीं चला। और रुद्र प्रताप और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी के ही पिता थे। तुम्हारे दादाजी ही एक आखिरी इंसान थे जो उस घर से जिंदा बचकर निकल पाए। अब सिया काफी ज्यादा रोने लगी थी, उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। वो बोलती है, आप कैसे भी करके विराज को बचा लीजिए। पुजारी बोलते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, वो जिन इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि विराज पर से उसका असर मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उस घर से तुम लोग उसी दिन निकल जाना, बिना कुछ अपना सामान लिए। पुजारी बोलते हैं कि हमें उसी बरगद के पेड़ के पास में जाना होगा जहाँ पर वो जिन इतने दिनों तक था। विराज को पहले उस कमरे के अंदर ही रखा गया। पुजारी पहले उस बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ पर पूजा की सारी चीजें लाकर रख देते हैं और साथ ही साथ पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर विराज को हम पहले लेकर आ गए तो वो इस पूजा को होने ही नहीं देगा। फिर वो लोग विराज को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं, विराज को पूरी तरीके से यकीन हो जाते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस जिन को पहले भी इसी तरीके से कैद किया गया था। विराज बहुत ज्यादा तड़पने लगता है और जैसे जैसे उसका शरीर कांप रहा था, उसका शरीर बदलता जा रहा था, सेम उसी तरीके से जैसा आरव ने और अनन्या ने देखा था। उसका शरीर एकदम जला हुआ लग रहा था, आंखें एकदम लाल, जैसे कि वो कोई इंसान हो ही ना। अनन्या मन ही मन के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। तो विराज बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो पंडित जी थे वो पूजा को चालू रखते हैं, वो उसे नहीं रोकते हैं, क्योंकि जब तक भी पूजा चल रही थी तब तक वो जिन विराज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। विराज इतना ज्यादा अग्रेसिव हो चुका था कि उसने आरव को बहुत तेज धक्का दिया, जिस वजह से आरव पत्थरों में जाकर गिरा और उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी। लेकिन फिर भी पंडित जी नहीं रुक रहे, वो अपने मंत्रों को पढ़ते ही जा रहे थे। तभी विराज सिया की तरफ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कते हैं। उस वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से कांपने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर से कुछ निकल रहा हो, वही काला लिक्विड। जैसे जैसे पूजा बढ़ती जा रही थी, विराज बहुत ज्यादा तड़पता जा रहा था और कुछ ही देर बाद में विराज एकदम से बेहोश हो जाता है। अब उसका शरीर एकदम सही हो चुका था और शायद वो जिन फिर से उसी बरगद के पेड़ के अंदर कैद हो गया। वो फटाफट से विराज को उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो अपने घर से अपना कोई भी सामान नहीं लेते हैं, क्योंकि उनकी जान बच गई, वो ही बहुत बड़ी बात थी। ये इंसिडेंट वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। अभी भी वो लोग अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग साथ में ही रहते हैं। उन्होंने एक अलग ही अपार्टमेंट ले लिया, लेकिन वहां पर जाने से पहले उन्होंने पूरी तरह से पूजा करवाई और उस दिन से उन्होंने नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर आपको लगता है कि दुनिया में हर एक चीज का जवाब विज्ञान के पास में है, तो शायद आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि कुछ सवाल आज भी ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूं।